साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं राजेश शर्मा आपका दोस्त हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरी हुई एक अद्भुत जादुई कहानी लेकर के, जिसका नाम है चंद्रकांता संतति। तो चंद्रकांता संतति खंड 1 का दूसरा पार्ट का पहला बयान लेकर के मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। घंटा भर दिन बाकी है। किशोरी अपने उसी बाग में, जिसका कुछ हाल हम ऊपर बता चुके हैं, कमरे की छत पर 7-8 सखियों के बीच में तकिए के सहारे उदास बैठी आसमान की तरफ देख रही है। सुगंधित हवा के झोंके उसे खुश किए जाते हैं, मगर वह अपनी धुन में ऐसी उलझी हुई है कि दीन दुनिया की खबर नहीं है। आसमान पर पश्चिम की तरफ लालिमा छाई है। श्याम रंग के बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, जिनमें तरह तरह की सूरतें बात की बात पैदा होती और देखते देखते बदल कर मिट जाती है। अभी यह बादल का टुकड़ा खंड पर्वत की तरह दिखाई देता था, और अभी उसके ऊपर शेर की सूरत नजर आने लगी। लीजिए, शेर की गर्दन इतनी बड़ी कि साफ ऊंट की शक्ल बन गई, और लम्हे भर में हाथी का रूप धर सूंड दिखाने लगी। उसी के पीछे हाथ में बंदूक लिए एक सिपाही की शक्ल नजर आई, लेकिन ये सिपाही की शक्ल बंदूक छोड़ने से पहले खुद ही धुआं होकर फैल गया। बादलों की ये अय्यारी इस समय न मालूम कितने आदमी देख देख कर खुश हो रहे होंगे, मगर किशोरी के दिल की धड़कन इसे देख देख कर बढ़ती ही जाती है। कभी तो उसका सिर पहाड़ सा भारी हो जाता है, कभी माधवी बाघिन की सूरत ध्यान में आती है, कभी बाकर अली सुतुर बेमुहार की बदमाशी याद आती है, कभी हाथ में बंदूक लिए हरदम जान लेने को तैयार बाप की याद तड़फा देती है। कमला को गए कई दिन हुए, आज तक वे लौटकर नहीं आई। इस सोच ने किशोरी को और भी दुखी कर रखा है। धीरे धीरे शाम हो गई। सखियां सब पास में बैठी ही रही, मगर सिवाय ठंडी ठंडी सांस लेने के किशोरी ने किसी से बातचीत नहीं की, और वे सब भी दम न मार सकी। कुछ रात जाते जाते बादल अच्छी तरह से घिर आए, आंधी भी चलने लगी। किशोरी छत पर से नीचे उतर आई और कमरे के अंदर मसहरी पर जा लेटी। थोड़ी ही देर बाद कमरे के सदर दरवाजे का पर्दा हटा और कमला अपनी असली सूरत में आती दिखाई पड़ी। कमला के नए आने से किशोरी उदास हो रही थी। उसे देखते ही पलंग पर से उठी, आगे बढ़कर कमला को गले से लगा लिया और गद्दी पर अपने पास ला बिठाया। कुशल मंगल पूछने के बाद उन दोनों में इस तरह बातचीत होने लगी। किशोरी: कहो बहन, तुमने इतने दिनों में क्या क्या किया? उनसे मुलाकात भी हुई या नहीं हुई? कमला: मुलाकात क्यों नहीं होती, आखिर मैं गई थी किस लिए? किशोरी: कुछ मेरा हालचाल भी पूछते थे? कमला: तुम्हारे लिए तो जान देने को तैयार है, क्या हालचाल भी नहीं पूछेंगे? बस 2-1 दिन में ही तुमसे मुलाकात होगी। किशोरी खुश होकर: हाँ, तुम्हें मेरी ही कसम, मुझसे झूठ नहीं बोलना। कमला: क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? किशोरी: नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन इस ख्याल से कहती हूँ कि कहीं दिल लगी न सूझी हो। कमला: ऐसा कभी मत सोचना। किशोरी: खैर, ये कहो, माधवी की कैद से उन्हें छुट्टी मिली या नहीं, और अगर मिली तो क्यों कर? कमला: इंद्रजीत सिंह को माधवी ने उसी पहाड़ी के बीच वाले मकान में रखा था, जिसमें पार साल मुझे और तुम्हें दोनों को आंखों पर पट्टी बांध करके ले गई थी। किशोरी: बड़े बेढब ठिकाने छिपा रखा था। कमला: मगर वहाँ भी उनके अय्यार लोग पहुँच गए। किशोरी: भला वे लोग क्यों नहीं पहुँचेंगे? हाँ, तब क्या हुआ? कमला किशोरी की सखियाँ और लड़कियों की तरफ देखकर: तुम लोग जाओ, अपना काम करो। किशोरी: हाँ, अभी काम नहीं है, फिर बुलाएंगे तो आना। सखियाँ और लड़कियों के चले जाने पर कमला ने देर तक बातचीत करने के बाद कहा: माधवी का और अग्निदत्त का दीवान का हाल भी चालाकी से इंद्रजीत सिंह ने जान लिया। आजकल उनके कई अय्यार वहाँ पहुँचे हुए हैं। ताज्जुब नहीं कि 10-5 दिन में वे लोग उस राज्य को ही गारत में डालें। किशोरी: मगर तुम तो कहती हो कि इंद्रजीत सिंह वहाँ से छूट गए। कमला: हाँ, इंद्रजीत सिंह तो वहाँ से छूट गए, मगर उनके अय्यारों ने अभी तक माधवी का पीछा नहीं छोड़ा। इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने का बंदोबस्त तो उनके अय्यारों ने ही किया था, मगर आखिर में मेरे ही हाथ से उन्हें छुट्टी मिली। मैं उन्हें चुनार पहुँचा कर तब यहाँ आई हूँ, और जो कुछ मेरी जवानी
उन्होंने तुम्हें कहला भेजा है उसे कहना तथा उनकी बात मानना ही मुनासिब समझती हूँ। किशोरी, उन्होंने क्या कहा है? यूँ तो वे मेरे सामने बहुत कुछ बक गए, मगर असल मतलब उनका यही है कि तुम चुपचाप चुनार उनके पास बहुत जल्दी पहुँच जाओ। किशोरी देर तक सोचकर, मैं तो अभी चुनार जाने को तैयार हूँ, मगर इसमें बड़ी हंसाई होगी। कमला, अगर तुम हंसाई का ख्याल करोगी तो बस हो चुका, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप इंद्रजीत सिंह के पूरे दुश्मन हो रहे हैं। जो तुम चाहती हो उसे वे खुशी से कभी मंजूर नहीं करेंगे। आखिर जब तुम अपने मन की करोगी तभी लोग हंसेंगे। ऐसा ही है तो इंद्रजीत सिंह का ध्यान दिल से दूर करो या फिर बदनामी कबूल करो। किशोरी, तुम सच कहती हो, एक न एक दिन बदनामी होनी ही है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह को मैं किसी तरह भूल नहीं सकती। आखिर तुम्हारी क्या राय है? कमला, सखी, मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम इंद्रजीत सिंह को नहीं भूल सकती तो उनसे मिलने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। चुनार में जाकर बैठी रहोगी तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आज कौन ऐसा है जो महाराज बीरेंद्र सिंह से मुकाबला करने का साहस रखता हो? तुम्हारे पिता अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी भूल है। आज सुरेंद्र सिंह के खानदान का सितारा बड़ी तेज़ी से आसमान पर चमक रहा है और उनसे दुश्मनी का दावा करना अपने को मिट्टी में मिला देना है। किशोरी, ठीक है, मगर इस तरह वहाँ चले जाने से इंद्रजीत सिंह के बड़े लोग कब खुश होंगे? कमला, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत का हाल वहाँ किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इंद्रजीत सिंह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। फिर उन लोगों को इंद्रजीत सिंह से कितनी मोहब्बत है ये तुम खुद जानती हो। अस्तु, ऐसी दशा में वे लोग तुम्हारे जाने से कब नाखुश हो सकते हैं? तुम्हारे दुश्मन की लड़की अपने घर में आ जाने से वे लोग अपनी जीत समझेंगे। मुझे महारानी चंद्रकांता ने खुद कहा था कि जिस तरह बने तुम समझा बुझाकर किशोरी को ले आओ। बल्कि उन्होंने अपनी खास सवारी का रथ और कई लौंडी तथा गुलाम भी मेरे साथ भेजे हैं। किशोरी चौंक कर, क्या उन लोगों को अपने साथ लाई हो? कमला, हाँ, जब महारानी चंद्रकांता की इतनी मोहब्बत तुम पर देखी तभी तो मैं वहाँ चलने के लिए राय देती हूँ। किशोरी, अगर ऐसा है तो मैं किसी तरह रुक नहीं सकती, अभी तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर देखो सखी, तुम्हें बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा। कमला, भला मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ? किशोरी, अच्छा, तो यहाँ किसी से कुछ कहना सुनना तो है नहीं। कमला, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी इन सखियों और लड़कियों को भी कुछ पता नहीं लगना चाहिए जिनको मैंने इस समय यहाँ से हटा दिया है। किशोरी, वह रथ कहाँ खड़ा है? कमला, इसी बगल वाली आम की बारी में रथ और चुनार से आए हुए लौंडी गुलाम सब मौजूद है। किशोरी, खैर चलो, देखा जाएगा, राम मालिक है। किशोरी को साथ ले कमला चुपके से कमरे के बाहर निकली और पेड़ों में छिपती हुई बाग से निकलकर बहुत जल्द उस आम की बारी में जा पहुंची जिसमें रथ और लौंडी गुलामों के मौजूद रहने का पता दिया था। वहाँ किशोरी ने कई लौंडी गुलामों और उस रथ को भी मौजूद पाया जिसमें बहुत तेज़ चलने वाले ऊंचे काले रंग के नागौरी बैलों की जोड़ी जुती हुई थी। किशोरी और कमला दोनों सवार हुई और रथ तेज़ी के साथ रवाना हुआ। इधर घंटा भर बीत जाने पर भी जब किशोरी ने अपनी सखियों और लौंडियों को आवाज़ न दी तब वे लाचार होकर बिना बुलाए उस कमरे में पहुंची जिसमें कमला और किशोरी को छोड़ गई थी, मगर वहां दोनों में से किसी को भी मौजूद नहीं पाया। घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी, कहीं पता न चला। तमाम बाग छान डाला पर किसी की सूरत दिखाई नहीं पड़ी। सभी में खलबली मच गई, मगर क्या हो सकता था? आधी रात तक कोहराम मचा। उस समय कमला भी वहां आ मौजूद हुई। सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, हमारी किशोरी कहाँ है? कमला, क्या किशोरी को मैं अपने साथ ले गई थी जो तुम लोग इस तरह घबरा रही हो? क्या किशोरी कहीं चली गई है? एक, चली नहीं गई तो कहाँ है? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आई? कमला, क्या किशोरी को मैं अपने साथ ले गई थी? जो मुझसे पूछती हो वह कब से गायब है? एक, पहर भर से तो हम लोग ढूंढ रही हैं। तुम दोनों इसी कमरे में बातें कर रही थी। हम लोगों को हट जाने के लिए कहा, फिर न मालूम क्या हुआ, कहाँ चली गई। कमला, बस बस, अब मैं समझ गई, तुम लोगों ने धोखा खाया है। मैं तो अभी चली ही आती हूँ। हाय, ये क्या हुआ? बेशक दुश्मन अपना काम कर गए। हाय, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ
कि मेरी प्यारी किशोरी को कौन ले गया। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे भाग का पहला बयान समाप्त होता है। अब हम दूसरे भाग का दूसरा बयान शुरू करते हैं। किशोरी खुशी खुशी रथ में सवार हुई और रथ तेज़ी से जाने लगा। कमला भी उसके साथ थी। इंद्रजीत सिंह के विषय में तरह तरह की बातें कहकर उसका दिल बहलाती जाती थी। किशोरी भी बड़े प्रेम से उन बातों को सुनने में लीन हो रही थी। कभी सोचती कि अब इंद्रजीत सिंह के सामने जाऊंगी तो किस तरह खड़ी होंगी, क्या कहूंगी। अगर वे पूछ बैठेंगे कि तुम्हें किसने बुलाया तो क्या जवाब दूंगी। नहीं नहीं, वे ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मुझ पर प्रेम रखते हैं। मगर उनके घर की औरतें मुझे देखकर अपने दिल में क्या कहेंगी। वे ज़रूर समझेंगी कि किशोरी बड़ी बेहया औरत है, इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं है। हाय, उस समय तो मेरी बड़ी ही दुर्गति होगी, ज़िंदगी जलाल हो जाएगी, किसी को मुँह न दिखा सकूंगी। ऐसी ही बातों को सोचती, कभी खुश होती और कभी इस तरह बेसमझे बूझे चल पड़ने पर अफसोस करती थी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। अंधेरे ही में रथ के बैल बराबर दौड़े जा रहे थे। चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवारों के घोड़ों के टापों की बढ़ती हुई आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी। किशोरी ने पूछा, क्यों कमला, क्या लौंडियाँ भी घोड़ों पर सवार होकर साथ चल रही है? जिसके जवाब में कमला सिर्फ जी हाँ कहकर चुप हो गई। अब रास्ता खराब और पथरीला आने लगा। पहियों के नीचे पत्थर के छोटे छोटे ढोंकों के पड़ने पर रथ उछलने लगा, जिसकी धमक से किशोरी के नाजुक दिल में दर्द पैदा हुआ। किशोरी, ओफो, अब तो बड़ी तकलीफ़ होने लगी। कमला, थोड़ी दूर तक रास्ता ख़राब है, आगे हम अच्छी सड़क पर पहुंचेंगे। किशोरी, मालूम होता है हम लोग सीधी और साफ सड़क छोड़कर किसी दूसरी ही तरफ जा रहे हैं। कमला, जी नहीं। किशोरी, नहीं क्या, ज़रूर ऐसा ही है। कमला, अगर ऐसा ही है तो क्या बुरा हुआ, हम लोगों की खोज में जो निकलेंगे वे पा तो न सकेंगे। किशोरी कुछ सोचकर, खैर जो किया अच्छा किया, मगर रथ का पर्दा तो उठा, जरा हवा आने लगे और इधर उधर की कैफियत देखने में आए, रात का तो समय है। लाचार होकर कमला ने रथ का पर्दा उठा दिया और किशोरी ताज्जुब भरी निगाहों से दोनों तरफ देखने लगी। अब तक तो रात अंधेरी थी, मगर विधाता ने किशोरी को यह बताने के लिए कि देख तू किस बला में फंसी हुई है, तेरे रथ के चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवार कौन हैं, तू किस राह से जा रही है, यह पहाड़ी जंगल कैसा भयानक है। आसमान पर महाताबी जलाई यानी रोशनी हो गई, चंद्रमा निकल आया और धीरे धीरे ऊंचा होने लगा, जिसकी रोशनी में किशोरी ने सारा सामान देख लिया और एकदम चौंक उठी। चारों तरफ की भयानक पहाड़ी और जंगल ने उसका कलेजा दहला दिया। उसने उन सवारों की तरफ देखकर अच्छी तरह, जो रथ को घेरे हुए साथ साथ चल रहे थे, वह बखूबी समझ गई कि इन सवारों में जैसा कि कहा गया था कोई भी औरत नहीं, सब मर्द ही है। उसे निश्चय हो गया कि वह आफत में फंस गई है और घबराहट में नीचे लिखे गए शब्द उसकी ज़बान से निकल पड़े। चुनार तो पूरब में है, मैं दक्षिण की तरफ क्यों जा रही हूँ? इन सवारों में तो एक भी लौंडी नज़र नहीं आती। बेशक मुझे धोखा दिया गया है। मैं निश्चय ही कह सकती हूँ कि मेरी प्यारी कमला कोई दूसरी ही है। अफसोस, ये कोई नकली कमला है। रथ में बैठी हुई कमला किशोरी के मुँह से इन बातों को सुनकर होशियार हो गई और झट रथ से नीचे कूद पड़ी। साथ ही पहलवान ने भी बैलों को रोका और सवारों के बहुत पास आकर रथ को घेर लिया। कमला ने चिल्लाकर कुछ कहा, जिसे किशोरी न समझ सकी। हाँ, एक सवार घोड़े के नीचे उतर पड़ा और कमला उसी घोड़े पर सवार हो तेज़ी के साथ पीछे की तरफ लौट गई। अब किशोरी को अपने धोखा खाने और आफत में फंस जाने का पूरा विश्वास हो गया और वह एकदम चिल्लाकर बेहोश हो गई। तो साथियों, अगले अंक में हम पढ़ेंगे कि अब किशोरी का क्या होगा। वो एकदम बेहोश हो गई है और कैसी मुसीबत में वो पड़ने जा रही है। तो आगे की कहानी में ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।